जब भारत में बड़े कारोबारियों या अरबपतियों की बात होती है तो अक्सर लोगों के दिल में एक अजीब तरह का तिरस्कार या नफरत महसूस होती है। ये भावना इस बात से जुड़ी है कि अमीर लोग अक्सर अपने मुनाफे और कारोबार के पीछे नैतिकता और समाज की भलाई को दरकिनार कर देते हैं। हालांकि समय के साथ ये नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन शुरू से ही एक इंसान ऐसा रहा है जिसे हमेशा इज्जत और मोहब्बत से देखा गया। जी हाँ, वो शख्स है रतन टाटा। रतन टाटा का नाम हिंदुस्तान में ऐसी शख्सियतों में शुमार होता है जिनकी छवि हमेशा बेदाग रही है। ये वो नाम है जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये फख्र बिल्कुल सही भी है। टाटा समूह का नाम रतन टाटा से पहले भी इज्जत और सम्मान से लिया जाता था, मगर रतन टाटा के नेतृत्व में इस समूह ने एक नई बुलंदी हासिल की। उनकी पर्सनैलिटी का असर इतना गहरा था कि उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को बुलंदियों पर पहुंचाया, बल्कि उन्होंने कारोबार को समाज के प्रति जिम्मेदार और नैतिक रूप से सही दिशा में भी मोड़ दिया। रतन टाटा ने 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक टाटा समूह की बागडोर संभाली। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न सिर्फ कारोबार में बड़ी तरक्कियां की, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और नैतिक कायदे कानूनों से भी इस कंपनी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उनके दौर में टाटा समूह ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने पैर जमाए। उनकी लीडरशिप के दौरान टाटा समूह ने कई बड़े बड़े अधिग्रहण किए, जैसे कोरस, टेटली और जगुआर लैंड रोवर। यह अधिग्रहण न सिर्फ टाटा समूह को एक वैश्विक दिग्गज में तब्दील करने में मददगार साबित हुए, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग की क्षमता और काबिलियत को भी दुनिया के सामने रखा। रतन टाटा की शख्सियत के कई पहलू हैं। एक तरफ जहां वो एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी शख्सियत में एक गहरी इंसानियत और परोपकार की भावना भी झलकती थी। उनके काम करने का अंदाज और उनके फैसले हमेशा समाज की भलाई और नैतिकता पर आधारित रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें न सिर्फ कारोबारी दुनिया में बल्कि आम जनता के दिलों में भी इज्जत और मोहब्बत हासिल है। दोस्तों, हालांकि रतन टाटा का ताल्लुक एक बड़े और इज्जतदार खानदान से था, लेकिन उनके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था, जो पहले से ही कारोबार और उद्योग जगत में जाना माना था। उनके दादा जमशेद जी टाटा भारत के सबसे मशहूर और कामयाब उद्योगपतियों में से एक थे, जिन्होंने टाटा समूह की बुनियाद रखी थी। रतन टाटा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां उनके पास हर प्रकार की सुविधाएं थीं, लेकिन उनका बचपन पूरी तरह से आसान नहीं था, खासकर तब जब उनके माता पिता अलग हुए। उस समय रतन टाटा की उम्र सिर्फ 10 साल थी। इस मुश्किल समय में उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाया। रतन टाटा ने अपनी एजुकेशन हार्वर्ड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हासिल की, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है। लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बावजूद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही सादगी और सिंपल तरीके से की। उन्होंने टाटा मोटर्स में 1962 में एक असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया। उस समय उन्होंने शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां से उन्होंने कारोबार की बारीकियां सीखी। इसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों में भी काम किया, जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, और यहां तक कि उन्होंने एयर इंडिया के चेयरमैन के तौर पर भी साल 1986 से 1989 तक काम किया। इस तरह उन्होंने एक मजबूत और विविध अनुभव हासिल किए, जो बाद में उनके लीडरशिप के दौरान बेहद काम आए। साल 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली, तो बहुत से लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि वो JRD टाटा के बाद इस समूह को उस तरह से चला पाएंगे। उस समय टाटा समूह की संरचना विकेंद्रीकृत थी, जिसमें हर कंपनी काफी हद तक अलग थी। कई सीनियर मैनेजर को रतन टाटा की नियुक्ति से ऐतराज था, लेकिन JRD टाटा ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वो चाहते थे कि टाटा का जो इज्जतदार नाम है और जो उसके नैतिक आदर्श हैं वो बरकरार रहें। रतन टाटा ने इस उम्मीद को बिल्कुल सही साबित किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। टाटा समूह भारत के सबसे बड़े और सबसे इज्जतदार ब्रांड्स में से एक है और रतन टाटा के नेतृत्व में इस कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का अधिग्रहण किया और टाटा को एक ग्लोबल दिग्गज बनाया। लेकिन रतन टाटा की विरासत सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी परोपकारिता और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। टाटा ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी धर्मार्थ संस्थाओं में से एक है और यही वजह है कि रतन टाटा का नाम
भारतीय अरबपतियों की सूची में ऊपर नहीं दिखाई देता। उनके द्वारा किए गए बड़े दान और टाटा समूह की संरचना जो मुनाफे को सामूहिक विकास और समाज सेवा में इस्तेमाल करती है, उनकी पर्सनल दौलत में इजाफा नहीं होने देती। उनका मानना था कि कारोबार का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि समाज की भलाई में योगदान देना भी होना चाहिए। रतन टाटा की इस सोच ने उन्हें न सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन बल्कि एक प्रेरणादायक लीडर भी बना दिया था। वो न सिर्फ अपनी कंपनी के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी सोचते थे, और यही वजह है कि उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण जैसे भारत के बड़े सम्मान से नवाजा गया। रतन टाटा की विरासत बहुआयामी है। उनका सबसे बड़ा योगदान न सिर्फ टाटा समूह की कामयाबी है, बल्कि वो मोहब्बत और इज्जत है जो उन्होंने अपने देशवासियों से अर्जित की है। वो न सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन थे, बल्कि एक ऐसे इंसान भी थे जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। आज हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हर भारतीय हमेशा रतन टाटा को एक ऐसे बिजनेसमैन के तौर पर याद करेगा जिन्हें लोग मोहब्बत करते थे और करते रहेंगे, और जिनसे इंसानियत और परोपकार का सबक लिया जाता रहेगा। दोस्तों, हम रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।